आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर की। तो एनएमआर में हम क्या जनरली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी स्पिन होती है हाफ, और हम जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ही होता है, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं। लेकिन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर थोड़ा सा अलग है। यहाँ हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। इनकी स्पिन भी हाफ होती है। अब कौन से जो न्यूक्लियाई हैं वो एनएमआर एक्टिव होंगे, कौन से इनएक्टिव होंगे? तो जिनके लिए इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है आपकी हाफ है, इनके लिए भी हाफ है। यदि स्पिन आई क्वांटम नंबर आई की वैल्यू आपकी 0 आती है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आता है आपका 0 आता है, तो उस केस में से बोलेंगे हम नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, और ये आपका एनएमआर इनएक्टिव होगा। अब ये कैसे पता करें? तो यदि सभी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पेयर्ड हैं, उस केस में जो आई की वैल्यू है वो 0 आती है ना, वो आपका न्यूक्लियाई एनएमआर इनएक्टिव होगा। अब इसके लिए हम देख सकते हैं, जैसे प्रोटॉन ऑड हैं और न्यूट्रॉन्स इवन हैं, उस केस में जो आई की वैल्यू होती है वो हाफ, 3/2, 5/2 इस तरह से आएगी। यदि प्रोटॉन की संख्या इवन है और न्यूट्रॉन्स ऑड हैं, उस केस में भी आई की वैल्यू हाफ, 3/2, और ये दोनों ही आपके कैसे होंगे? एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। इसी तरह से यदि प्रोटॉन भी ऑड हैं और न्यूट्रॉन भी ऑड हैं, उस केस में जो आई की वैल्यू है आपकी 1, 2, 3 आती है, और ये भी न्यूक्लियाई आपका एक्टिव होता है, एनएमआर एक्टिव। अब यदि दोनों की, यदि प्रोटॉन भी इवन हो जाए और न्यूट्रॉन भी इवन हो जाए, इस केस में ये जो आता है आपका आई की वैल्यू वो 0 आती है, और ये आपका नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई बोला जाएगा, और ये आपका एनएमआर इनएक्टिव होगा। तो इस सबसे बचने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। यदि किसी का एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है ना, वो यदि 4 से डिवाइड हो जाए, पूरा 4 से डिवाइड हो जाए, और यहाँ कोई इंटीजर आ जाए, उस केस में हम बोलेंगे वो न्यूक्लियाई एनएमआर इनएक्टिव होगा। यह 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है एटॉमिक मास, उस केस में हम बोलेंगे आपका क्या होगा? वो एक्टिव न्यूक्लियाई होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, 1H1 ये है आपका, अब 1 तो ये आपका एक्टिव होगा। 12C 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसा होगा? आपका इनएक्टिव होगा। 13C यानी कार्बन बोलते हैं, 13C एनएमआर बोलते हैं इसे, ये भी कैसा होता है आपका? एक्टिव। इसको जो एनएमआर होता है वो 13C एनएमआर बोला जाता है। 31P ये भी आपका एक्टिव होगा। तो 4 से डिवाइड देके आप देख लें, या 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो आपका इनएक्टिव होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक्टिव होगा। एक तो ये रहा। दूसरा बात आती है प्रेसिशनल मोशन की। प्रेसिशनल मोशन क्या होता है? तो प्रेसिशनल मोशन के बारे में, या आपने लट्टू देखा होगा घूमते हुए, जब लट्टू घुमाते हैं और उसके पास काफ़ी एनर्जी होती है, तो वो सिर्फ अपनी एक्सिस पे ही घूमता है, एक्सिस पे ही रोटेट करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होने लगती है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड काम करने लगता है, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल के फील्ड के प्रभाव में आकर अपनी एक्सिस पर रोटेट करने के साथ साथ एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करने लगता है। उसी मोशन को हम बोलते हैं प्रेसिशनल मोशन या गायरोमैग्नेटिक मोशन। और एक पॉइंट से जितनी बार गुजरता है 1 सेकंड में, उसी को हम बोल देते हैं प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी और आपको प्रेसिशनल मोशन समझ में आ गया होगा। हमारे जितने भी मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं वो कैसे रहते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से,
कुछ इस तरह से होंगे, कुछ इस तरह से होंगे, ये रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। लेकिन जब इन पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ये सेम उसी तरह से है जैसे हम किसी कमरे के अंदर बहुत सी मैग्नेट लटका दें और लटकी हुई मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ही रुकती है। वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई भी छोटी मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का विरोध नहीं कर पाती है। हम एक कुछ क्षण के लिए मान लें कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0 है। यदि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा तो जितनी भी कमरे के अंदर आपकी मैग्नेट लटकी होंगी वो रेंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगी। किसी की डायरेक्शन कुछ होगी, किसी कुछ होगी, क्योंकि वहां कोई अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ही आप अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं वो वापस नॉर्थ और साउथ पोल में अपने आप को ओरिएंटेड कर लेंगी। अब हम ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का बहुत ज़्यादा न लगा के बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए, तो कमरे में लटकी हुई कुछ मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करने लगेंगी। कुछ उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन कुछ मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेंगी और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगी। ये तब होगा जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कम हो, क्योंकि हम जानते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो सभी मैग्नेट जितनी भी मैग्नेट होती हैं एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाती हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है। ये जितने भी न्यूक्लियाई हैं आपके रेंडमली ओरिएंटेड हैं, लेकिन अब क्योंकि ये सभी बाहर मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इस पर बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि ये किधर ओरिएंटेड होंगे। तो कुछ इसमें न्यूक्लियाई क्या करते हैं, लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करने लगते हैं और कुछ इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जब कुछ इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन जो अपोज करते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। अब इसमें दो एनर्जी लेवल बन गए आपके न्यूक्लियाई के, ये अपर एनर्जी लेवल, ये लो एनर्जी लेवल। अब इन एनर्जी लेवल के बीच का गैप ऐसे बोलते हैं हम डेल्टा ई, और ये बराबर होता है आपका एच न्यू के। अब क्योंकि ये न्यूक्लियाई आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, रेंडमली ओरिएंटेड थे क्योंकि अब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, तो ये आपका प्रेसिशनल मोशन कर रहे हैं। अब इनकी जो प्रेसिशनल मोशन करने की जो फ्रीक्वेंसी है और डाली गई लाइट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, यानी पीएफ डाली गई लाइट, कौन सी लाइट डालते हैं हम, रेडियो वेव की लाइट, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं हम, जिसे आरएफ बोल देते हैं, इस रीजन की लाइट में डालते हैं। तो ये लाइट और ये डाली गई लाइट की फ्रीक्वेंसी और इनके प्रेसिशन करने की फ्रीक्वेंसी जैसे ही दोनों मैच करती हैं, ये न्यूक्लियाई आपके ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ चले जाते हैं, आपके अपर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और इस तरह से हमें एक एनएमआर मिलता है। लेकिन क्योंकि ये एनएमआर कई बार में रिकॉर्ड होता है, इसीलिए जो न्यूक्लियाई नीचे से ऊपर वाले लेवल में चले गए अपर लेवल में, हमें उन्हें वापस लोअर लेवल में लेके आना होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम लाइट को पल्स की फॉर्म में डालते हैं। पहले डालेंगे, डालते ही क्या होगा, न्यूक्लियाई अपर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, फिर पल्स को हम हटा लेंगे, हटाते ही क्या होगा, जो ऊपर अपर लेवल में न्यूक्लियाई है वापस रिलैक्स होकर कहाँ जाएंगे, नीचे वाले लेवल में। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिलैक्सेशन प्रोसेस, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे रिलैक्सेशन के थ्रू। रिलैक्सेशन दो तरह से होता है, तो स्पिन रिलैक्सेशन, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रक्रिया हमें कई बार दोहरानी होती है, तब जाके आपको एक एनएमआर मिलता है।
अब ये एनर्जी गैप कम है किसी वजह से, बहुत कम एनर्जी गैप है, तो क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही जितने भी यहाँ न्यूक्लियाई हैं सब के सब कहाँ, अपर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियाई लोअर एनर्जी लेवल में रहें, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करें और हाई एनर्जी लेवल में जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गैप है, ये जो गैप है वो बढ़ाना होगा। और उसे बढ़ाना, वो गैप कैसे बढ़ेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। जैसे ही शुरू में क्या होगा, ये न्यूक्लियाई यहाँ होंगे, इतना गैप था शुरू में, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो न्यूक्लियाई अपोज कर रहे थे अब वो भी अपोज नहीं कर पाएंगे, वो भी क्या आ जाएंगे, इसी की डायरेक्शन में लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो कोई भी मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पाती, सब मैग्नेट किस डायरेक्शन में हो जाती है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसलिए अब यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियाई कहाँ जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आते चले जाएंगे। सब कहाँ जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएंगे, और अपर एनर्जी लेवल में न्यूक्लियाई बहुत कम होंगे। सभी न्यूक्लियाई कहाँ होंगे, लोअर एनर्जी लेवल में। अब इस केस में क्या होगा, ये जो गैप है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हाई एनर्जी लेवल हो गया, पहले कम एनर्जी लेवल था, तो ज़्यादा न्यूक्लियाई नीचे लेवल में भी थे, ऊपर लेवल में भी थे। इसे बोलते हैं, इसके रेशियो अपर लेवल और लोअर लेवल के जो रेशियो होता है न्यूक्लियाई का, हम उसे बोलते हैं पॉपुलेशन रेशियो, कि पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपने ज़्यादा बढ़ाया तो पॉपुलेशन कहाँ हो गई, लोअर एनर्जी लेवल में। यदि मैग्नेटिक फील्ड कम है तो ज़्यादातर न्यूक्लियाई कहाँ होंगे, लोअर एनर्जी लेवल में होंगे, साथ साथ कहाँ होंगे, अपर एनर्जी लेवल में भी होंगे। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियाई लोअर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं हमारे, है ना। तो हम बोलते हैं जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं पॉपुलेशन रेशियो आपका बढ़ जाता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि एनएमआर स्पेक्ट्रम किस तरह से मिलता है आपका। तो इसके लिए क्या होता है कि आरएफ पीएफ प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी न्यूक्लियाई की जो होती है वो किससे मैच कर जाती है, डाली गई लाइट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, और रेजोनेंस होता है, और न्यूक्लियाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में, और आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है ना। अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है एनएमआर के अंदर, तो एनएमआर के अंदर हमको पढ़ना है नंबर ऑफ सिग्नल्स, दूसरा है आपका एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, और तीसरा है आपका केमिकल शिफ्ट। ये तीन चीजें। इसके बाद कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू, कपलिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ना होगा हमें। ये जो गैप है आपका, मैंने बोला था कितना होता है, डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, और ये बराबर होता है आपका जी बी एल वी नॉट। वी नॉट क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है,
Bn क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन। G क्या है आपका, इसे बोलते हैं आप G फैक्टर। तो ये यहाँ से हम बात करें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पे, तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या है आपका, एनर्जी हो गई एच न्यू जी वी एन वी नॉट। और यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, जी वी एन वी नॉट अपॉन एच, ये आपकी प्रेशर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट द, पहला कुछ एक क्वेश्चन करते हैं हम, कैलकुलेट द प्रेशर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन एट, प्रोटॉन की हम फ्रीक्वेंसी निकालनी है एट 2.34 टेस्ला, ठीक है। तो देखिए इनकी सबकी वैल्यू मैं बता देता हूं आपको। जी की जो वैल्यू होती है इसकी होती है 5.585 फॉर प्रोटॉन। बोर मैग्नेट्रॉन Vn की वैल्यू जो होती है 5.05 इंटू 10⁻⁻27 और बी नॉट आपका है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ निकाल रहा हूं तो हम कैसे निकालेंगे, प्रेशर फ्रीक्वेंसी जी वी एन वी नॉट अपॉन एच, यहां हम वैल्यू रख देंगे 5.5 इंटू 5.05 कितने टेस्ला आप निकाल रहे हैं, 2.34 डिवाइड बाई एच की वैल्यू लगा देंगे। तो ये आप निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। यदि 1 टेस्ला आप निकालनी हो, ये तो आपकी हो गई 2.34 पे, हम कहें 1 टेस्ला पे निकालनी हो तो 2 पे कितनी आई, 2.34 पे कितनी आई आपकी 100, तो 1 पे कितनी आएगी, सीधा सा है 100 डिवाइड बाई 2.34 यानी 42.2 मेगाहर्ट्ज। अभी हमने प्रेशर फ्रीक्वेंसी निकाली थी, पी एफ इक्वल टू कितना आएगा था आपका, जी वी एन वी नॉट अपॉन एच। आपको मालूम है जी कांस्टेंट है आपका, बी एन कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, ये सब आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इसे नया सा नाम दे देते हैं गामा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये क्या होता है आपका, जी वी एन अपॉन एच। तो हम पी एफ क्या लिख सकते हैं आपका, गामा इंटू पी नॉट। गामा की जो वैल्यू होती है, ये जो गामा आया है ये अभी कैलकुलेट किया, तो प्रोटॉन के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 42.5। और कार्बन 13 के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 10.705। बस ये दो इंपॉर्टेंट है। जी की वैल्यू में लिख देता हूँ, जी की वैल्यू इसके लिए थी 5.58 और इसके लिए जी की वैल्यू रहेगी 1.40। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है गामा की, और ये आपकी किसकी है, जी की वैल्यू है। ये जी की वैल्यू, प्रोटॉन के लिए जी की वैल्यू ये है और कार्बन 13 के लिए ये वैल्यू है आपकी।
अब सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी में देखा जाए तो जो प्रोटॉन NMR होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। देन 13C NMR। अब पैरामीटर की बात करें, कौन कौन से देखिए NMR के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला पढ़ेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स, दूसरा पढ़ेंगे हम एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, तीसरा पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल, फोर्थ पढ़ेंगे हम पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, फिफ्थ होगा हमारा केमिकल शिफ्ट डिफरेंस। ये हमें 5 पॉइंट ध्यान में रखते हुए NMR की स्टडी करनी है, ठीक है। तो पहला हम ले लेते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स। देखिए नंबर ऑफ सिग्नल्स में जितनी टाइप के प्रोटॉन्स होते हैं, जितनी टाइप के प्रोटॉन्स होंगे उतने ही आपको सिग्नल मिलने वाले होते हैं। टाइप से मेरा मतलब कि टाइप तो प्रोटॉन सभी एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन मेरा यह टाइप से मतलब है कि जिन प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट एक जैसा होगा, सेम एनवायरनमेंट में होंगे, वो सब के सब आपको एक ही सिग्नल देंगे। जैसे हम बात करें CH4, तो इसमें जितने भी प्रोटॉन्स हैं सब एक जैसे एनवायरनमेंट में हैं। आप जानते हैं इस तरह से लिखते हैं, सबका एनवायरनमेंट देखें, सबके आसपास का जो एनवायरनमेंट है देखेंगे, सब एक जैसा एनवायरनमेंट है, तो क्या होगा, एक ही सिग्नल मिलेगा। यानी जिनका जितने भी प्रोटॉन्स हो, केमिकल एनवायरनमेंट यदि सेम है तो एक ही सिग्नल देंगे। जरा ऐसे देखें CH3 इन 3 प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट देखें और इन 3 प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट देखें, एक जैसा ही एनवायरनमेंट है। इस प्रोटॉन के इधर कार्बन है तो इसके भी इधर कार्बन है, तो ये भी एक ही सिग्नल देगा आपको। जितना एनवायरनमेंट उतने सिग्नल। जैसे इसकी बात करें CH3, यहां देखिए इसके एनवायरनमेंट में ये कार्बन है, इसके एनवायरनमेंट में ये कार्बन है, दोनों के एनवायरनमेंट में CH2 है। इसका मतलब ये और ये सेम एनवायरनमेंट में है, लेकिन बीच वाले यदि कार्बन को देखें तो इसके इधर CH3 है और इधर CH3 है। इसका बीच वाले जो कार्बन है उसका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो अलग है इन दोनों से। तो इन दोनों का यानी 6 प्रोटॉन मिलकर आपको एक सिग्नल देंगे और 2 प्रोटॉन मिलकर आपको एक सिग्नल देंगे, यानी टोटल आपको 2 सिग्नल मिलेंगे इसमें। चलिए इसके बाद और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसकी बात करें तो इसमें देखिए जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सब के सब एक ही एनवायरनमेंट में। इधर देखें
तो इसके इधर एच है, तो इसकी भी इधर एच है, इसके इधर एच है, तो इधर। देखिए सबका एनवायरनमेंट एक जैसा है, कोई अलग नहीं है, सब एक ही एनवायरनमेंट है, तो सब मिलकर एक ही सिग्नल देंगे, वन सिग्नल। अब लेकिन जैसे ही हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, सी एल, अब देखें तो इसके पास में इसका एनवायरनमेंट देखें तो इसके पास में है Cl और इधर है H जो दूरी पर है। जरा इसका एनवायरनमेंट देखें, क्या इसका एनवायरनमेंट इसके इधर Cl है लेकिन इसके इधर Cl है, लेकिन ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है, यानी इसका एनवायरनमेंट अलग है, इसका एनवायरनमेंट अलग है, और इसका तो एनवायरनमेंट बिल्कुल ही अलग है, इधर H है इधर भी H है, तो इसमें 3 प्रोटॉन है और तीनों का एनवायरनमेंट अलग है, इसीलिए आपको कितने सिग्नल मिलेंगे, 3 सिग्नल। जैसे देखिए CH3H, यहां भी देखिए ये प्रोटॉन और ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, लेकिन यहां इसका भी तो प्रोटॉन आएगा, तो टोटल सिग्नल कितने हो जाएंगे आपके, 4 सिग्नल। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं बेंजीन। इसमें जितने भी प्रोटॉन हैं सबका एनवायरनमेंट एक है, सब एक ही जैसे एनवायरनमेंट में हैं, तो एक ही सिग्नल मिलेगा। इसमें हम थोड़ा चेंज कर दें, या हमने Cl लगा दिया। अब देखें तो इसमें ये 2 प्रोटॉन्स हैं, इनके पड़ोस में Cl है तो इनका एनवायरनमेंट अलग है, इससे थोड़े दूर हैं तो इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। इसका एनवायरनमेंट देखें तो बिल्कुल अलग है, यानी यहां आपको 3 सिग्नल मिलेंगे। और एग्जाम्पल ले लें, यहां हमने Cl लगाया, यहां Cl। अब देखिए जरा, इन 2 प्रोटॉन्स, ये जो प्रोटॉन्स हैं इनके पड़ोस में आपका Cl लगा हुआ है। जरा इसे देखें, इनके पड़ोस में भी तो Cl है, इनके पड़ोस में H है तो इसके पड़ोस में तो H है, यानी इन चारों का एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो आपको एक ही सिग्नल मिलेगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, यहां देखें ये जो है इनका सेम एनवायरनमेंट है, ये 2 कार्बन है इनका सेम एनवायरनमेंट है, इसका मतलब आपको ये दोनों मिलकर एक सिग्नल देंगे, ये दोनों मिलकर एक सिग्नल देंगे। सेम एनवायरनमेंट वाले, मैंने बोला था सेम एनवायरनमेंट वाले सेम सिग्नल देते हैं, इसका मतलब 6 प्रोटॉन का आपको एक सिग्नल मिलेगा और 4 प्रोटॉन का आपको एक सिग्नल, यानी टोटल आपको निकलेंगे आपको 2 सिग्नल। एक और एग्जांपल लेते हैं CH इसी का, अब थोड़ा सा अलग देखिए, इसका एनवायरनमेंट की बात करें और इसके एनवायरनमेंट की बात करें तो बिल्कुल अलग है। इसके पड़ोस में CO ऑक्सीजन एटम है, जबकि इसके पड़ोस में नहीं है, तो इसका एनवायरनमेंट अलग है, इसका अलग है, और इसका तो एनवायरनमेंट अलग है ही है। इसका मतलब यहाँ आपको टोटल मिलने वाले हैं 3 सिग्नल।